Hello guys, today we'll start with Indian Evidence Act and learning about some important provisions relates to it. ओके तो हमने अपने प्रायर क्लासेस में 39 तक कवर कर लिया था। आज हमें सेक्शन 40 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दूँ कि मैंने आप अभी तक क्या क्या पढ़ाया है या क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो हमने सबसे पहले तो पार्ट 1 का चैप्टर 1 पढ़ा, जिसमें हमने उस इंडियन एविडेंस एक्ट की कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। जैसे कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता इंडियन एविडेंस एक्ट, एफिडेविट पे और आर्बिट्रेशन पे। ठीक, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फिर हमने पढ़ा चैप्टर सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, यानी सेक्शन 5 to 55 हमारा जो है वो रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट के बारे में बात करता है। अब इसके अंदर हमने कई सारे कंडक्ट पढ़े, जैसे सेक्शन मोटिव पढ़ा, मतलब बहुत सारे प्रोविज़न हम कवर कर चुके हैं। एडमिशन है, कन्फेशन है, स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने अपना ये फेज़ तो ख़त्म कर लिया। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? जजमेंट से, यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट होता है वो कहाँ कहाँ रेलिवेंट होता है एज अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक, वो हम आज कवर करेंगे, जो सेक्शन 40 to 44 वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम सेक्शन 40 की बात करते हैं, जो है प्रीवियस जजमेंट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो रेलिवेंसी ऑफ द जजमेंट है वो कहाँ दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है? सेक्शन 40 to 44। ठीक, ये चारों सेक्शंस में हमको सिर्फ जजमेंट के बारे में ही बताया गया है। तो हम सेक्शन 40 से स्टार्ट करेंगे आज। सेक्शन 40 में क्या है? प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। मतलब जो जजमेंट जो हमें पहले से ही दिए जा चुके हैं, जिन केसेस में हमें जजमेंट पहले से ही दिए जा चुके हैं, वो रेलिवेंट होते हैं किसी भी सूट के लिए। और उसी मतलब सेम फैक्ट पे ही अगर हम कोई नया सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो वो सिमिलर बार भी होता है। जैसे कि इसका जो एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रेस जुडिकाटा किस प्रोविज़न पे अप्लाई होता है। तो रेस जुडिकाटा, सबसे पहले तो हम रेस जुडिकाटा समझते हैं। रेस जुडिकाटा कहाँ पर है? सेक्शन 11 ऑफ द ICPC। ठीक, सेक्शन 11 ऑफ द CPC में हम रेस जुडिकाटा पढ़ते हैं। इसका जो सिंपल मीनिंग होता है वो ये है कि जब जैसे कोई भी केस है जो कि डिसाइडेड हो चुका है, ठीक, अब फिर से वही सेम पार्टी, सेम केस, सेम फैक्ट फिर से उसी कोर्ट पे नहीं ला सकते हैं एज अ न्यू सूट। वो बार है, वो बार का मतलब होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट है, यानी वो मना है। ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर आपका केस डिसाइडेड है तो आप उसको अपील में ले जाइए, रिव्यू करिए, रिवीजन करिए, ये अलग फैक्ट है। ठीक, लेकिन फिर से सेम सूट सेम ही कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, जो कि पहले ही उसका डिसाइडेड हो चुका है। तो ये होता है नॉर्मल हमारा रेस जुडिकाटा, जो कि सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट्स करता है। इसी के साथ इसके 2-3 और प्रोविज़न हैं, जैसे आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, ठीक, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात करता है कि डबल जियोपार्डी, मतलब कोई भी एक इंसान या एक अक्यूज्ड सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं हो सकता है। ये इसका नॉर्मल सा फंडा है। और फिर यही सेम जो होता है, सिमिलर एज प्रोविज़न सेक्शन 300 ऑफ द CRPC, सेम वही होता है कि इसमें भी डबल जियोपार्डी का ही बात किया गया है कि कोई भी एक जो पर्सन है वो सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। ये हमारे सेक्शन 300 ऑफ द CRPC में भी है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और रेस जुडिकाटा में भी यही अप्लाई होता है, और सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही अप्लाई होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन 40 से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 40 क्या है? ये जेस इन पर्सोनम है। अब देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जेस इन पर्सोनम और जेस इन रम का मतलब क्या होता है। तो जेस इन पर्सोनम का सबसे पहले हम समझते हैं कि जेस इन रम का मतलब क्या होता है। तो जेस इन रम का मतलब, सबसे पहले जेस मतलब वो जजमेंट, यानी वो ऑर्डर, वो जजमेंट जो कि पब्लिक एट लार्ज को इफ़ेक्ट करती है। ठीक,
यानी अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया तो वो सबके ऊपर लागू होगा। वो चीज़ क्या है, वो जस इन रम है। जस इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट डिसाइड किया या जो जजमेंट आया कोर्ट की तरफ से, वो सिर्फ उन पार्टीज़ पर ही अप्लीकेबल होगा जो कि इनडिस्प्यूटेड है या जो उस केस में इंटरेस्टेड है। ठीक, थर्ड पार्टी इससे इफेक्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कॉन्ट्रैक्ट, नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे इन पर्सोनम में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और सेक्शन 40 जो है वो जैसे इन पर्सोनम है। ये शॉर्ट में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए ताकि याद रहे हमेशा। ठीक है, तो सेक्शन 40 के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो मैगज़ीम है वो हमने रेस जुडिकाटा अगर पढ़ेंगे तो फिर उसके साथ तो पढ़ ही लेंगे, जो 3 मैगज़ीम इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 41 में। अब देखिए 40 का तो हो गया, 40 में हमने प्रीवियस जजमेंट की बात की। अब 41 में क्या है कि रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा ज्यूरिडिक्शन। मतलब जो सेक्शन 41 है ये नॉर्मली ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। ठीक, ज्यूरिडिक्शन मतलब आप एक कॉम्पिटेंसी का क्षेत्र या एरिया कह लीजिए कि इतने एरिया में इतना ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो इस कोर्ट के अंदर आता है। मतलब नॉर्मल ज्यूरिडिक्शन मतलब हम एरिया ही लेते हैं, टेरिटोरियल। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि इसका जो कीवर्ड है वो देखिए आप 4 है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चारों में से एक को उड़ा के दूसरा पूछ लेंगे और वहीं हो जाती है कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो सेक्शन 41 में सबसे पहले तो आप इन चारों को मार्क करिए और इसको रट लीजिए कि सेक्शन 41 में कौन कौन से ऐसे जजमेंट हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेट मतलब होता है कि जो विल से रिलेटेड जजमेंट होते हैं। ठीक, मैट्रिमोनियल जो शादीशुदा या जो मतलब हाँ नॉर्मली शादी से ही जो रिलेटेड होते हैं उनको मैट्रिमोनियल कहते हैं। एडमिरल्टी मतलब होता है कि जो वार से, युद्ध से, इससे जो रिलेटेड जो जजमेंट होते हैं वो। और जो इंसॉल्वेंसी होता है ये तो आपको पता है कि इंसॉल्वेंट मतलब हिंदी इसकी पता नहीं क्या, मतलब इंसॉल्वेंसी मतलब कि एक तरफ से इंडिजेंट हो जाना, वो चीज़ इंसॉल्वेंसी में आता है। तो ये 4 प्रकार के ज्यूरिडिक्शन हमको बताए गए हैं सेक्शन 41 में और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये इसमें यही बताया गया है कि अगर इन चारों मतलब इन चारों के केस में कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ ये जजमेंट से रिलेटेड है या ऑर्डर डिक्री भी इस पर इंक्लूड है। तो ये जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री तीनों ही इसमें इंक्लूड है। ठीक, तीनों अलग अलग होती हैं, हमने CPC में पढ़ा है इसके बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन तीनों इसमें जो होता है कि तीनों का इसमें जिक्र किया गया है। तो अगर कोई भी फाइनल जजमेंट है, ऑर्डर है, डिक्री है जो कि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है, किस ज्यूरिडिक्शन में, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, वो रेलिवेंट फैक्ट है किसी भी दूसरे केस के लिए, किसी भी दूसरे सूट के लिए। और इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि ये क्या मतलब ये में प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ है। तो सेक्शन 41 जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ है। कंक्लूसिव प्रूफ मतलब ये अनरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मैंने आपको ये सेक्शन 4 में ही बताया था कि इनका डिफरेंस क्या होता है। मतलब सेक्शन 41 जो है वो अनरिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, जिसको रिबट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर इन चारों में कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री आया है तो वो रेलिवेंट होगा और उसको रिबट नहीं किया जा सकता, मतलब वो एज इट इज़ माना ही जाएगा, उसके अगेंस्ट में आप कोई एविडेंस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 41 का इतना सिंपल सा ही फंडा है, इतना ही आता है इसमें से। फिर हम आते हैं सेक्शन 42 में। अब देखिए 42 में क्या है कि रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर एंड डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41। मतलब सेक्शन 41 में तो हमने 4 चीज़ों की बात की। ठीक है, 4 कौन कौन से, प्रोबेट हो गया, मैट्रिमोनियल हो गया, एडमिरल्टी हो गया और इंसॉल्वेंसी हो गया। इन चारों के अलावा जो जजमेंट होते हैं, जिन केसेस से रिलेटेड जजमेंट होते हैं वो हम सेक्शन 42 में पढ़ते हैं। यानी वो रेलिवेंट होंगे, ऐसा नहीं कि वो रेलिवेंट नहीं है, वो रेलिवेंट होंगे, लेकिन वो सेक्शन 42 के
बिहाफ पे रेलिवेंट होंगे, ठीक है। और देखिए इसमें भी कंडीशन लगा दिया गया है कि वो कब रेलिवेंट होंगे, कब रेलिवेंट होंगे, जब वो पब्लिक नेचर से रिलेटेड होंगे, मतलब जब वो पब्लिक को इफेक्ट करेंगे, ठीक, तब वो रिलेटेड होंगे। और दूसरा इंक्वायरी, जब वो किसी भी इंक्वायरी के लिए रेलिवेंट होते हैं। ये मतलब यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी हुई हैं कि अगर इन दोनों से रिलेटेड हैं तो वो जजमेंट आपका रेलिवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 42 के बिहाफ पे। और ये इसका 42 जो है ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, यानी 41 हमने क्या पढ़ा था, कंक्लूसिव प्रूफ है। और लेकिन 42 में जो भी जजमेंट रेलिवेंट होगा वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ठीक, मतलब उसको रिबट किया जा सकता है, यानी अगर दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस लाती है और अगर वो प्रूफ हो जाता है तो वो क्या है, वो रिबट हो सकता है। सेक्शन 42 में यही बताया गया है, ठीक। लेकिन इसमें जो जजमेंट है वो रेलिवेंट होगा कैसे, पीस ऑफ एविडेंस एज अ एविडेंस हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें ये बोला गया है, ठीक है। तो हमने 42 देखा, 40 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, जैसे सेक्शन 42 कैसे एडमिट किया जा सकता है एज अ पीस ऑफ एविडेंस, तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि यही एग्ज़ाम मतलब यही प्री एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। मतलब ये ऐसा कंफ्यूजिंग है ना कि आपसे पूछ लेंगे पीस ऑफ एविडेंस है फॉर अ कोरोबोरेशन, फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे यूज़ होगा, तो ये पीस ऑफ एविडेंस है। सेक्शन 42 में जो जजमेंट रेलिवेंट होते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन वो पीस ऑफ एविडेंस एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे से मेकिंग नोट्स होते हैं ना हमारे बेयर एक्ट में, यही हमको प्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन 43 में, ठीक है। अब देखिए 43 में क्या है कि जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 42 व्हेन रेलिवेंट, यानी हमने 40 से 42 तक पढ़ा, ठीक है। अब देखिए 43 में सेक्शन 43 में ये बताया गया है कि कौन से जजमेंट हैं जो इनके अलावा हैं और वो कब रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जनरल रूल ये कहता है कि कोई भी जजमेंट जो कि 42 में नहीं दिया हुआ है वो इररेलेवेंट होता है, वो इररेलेवेंट है। लेकिन वो कहाँ पे रेलिवेंट हो जाते हैं तो इसके भी कंडीशन बताए गए हैं, जैसे अगर वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, ठीक, पहला क्या है, अगर वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो तब वो जजमेंट रिलाई करेगा। और दूसरा क्या है कि अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी अदर प्रोविज़न से हिट करता हो, ठीक है। मतलब जैसे हम चले जाएं कहाँ पे, जैसे जुडिशियल नोटिस में चले गए या प्रिजम्पशंस में चले गए, अगर वहाँ से वो हिट कर रहा है तो वो जजमेंट क्या होता है, रेलिवेंट हो जाता है। इसके अलावा इररेलिवेंट है सारे जजमेंट। तो इसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कम से कम 2-3 बार तो पूछा ही गया है। मतलब इसमें यही है कि जजमेंट कहाँ कहाँ रेलिवेंट है। जैसे अगर एक केस में जजमेंट हुआ जो कि जजमेंट इन पर्सोनम है, वो दूसरे के जजमेंट में नहीं रिलाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें इन सब में नॉर्मल होती हैं। इसका इलस्ट्रेशन आप सारे ही पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सेक्शन 44 में, ठीक है। अब सेक्शन 44 में क्या है कि फ्रॉड और कोल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। मतलब कोई जजमेंट आया, किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन पहले तो वो रेलिवेंट था, ठीक है भाई, जजमेंट तो रेलिवेंट होता ही है, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो जजमेंट है ये बाय फ्रॉड, बाय कल्यूजन डिलीवर किया गया है और या फिर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी इस जजमेंट को देने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, यहाँ में 3 कीवर्ड मिले, एक फ्रॉड है, एक कल्यूजन है और एक इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। तो अगर सब्सिक्वेंटली हमको ये पता चलता है कि जो जजमेंट दिया गया था बाय कोर्ट ये फ्रॉड के द्वारा दिया गया था या ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रॉड था या कल्यूजन था या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट था, तो ये हम बाद में मतलब इररेलेवेंट करा सकते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो ये रिबटेबल ही है, ठीक है। तो ये सेक्शन 44 में बस इतना बताया गया है। फिर हम आते हैं अपने ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी में। नॉर्मली
थर्ड पार्टी का जो ओपिनियन होता है वो रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक है, एज अ जनरल रूल। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हमें थर्ड पार्टी की बात माननी पड़ती है। कब माननी पड़ेगी भाई? ऐसे तो हम किसी तीसरे की बात मानेंगे नहीं, ठीक है, तो वो भी हमारे एक्ट में बताया गया है। जैसे सेक्शन 45, तो ये सीधे सीधे तो मतलब ये जो हमने 44 देखा ये हमारा प्रोविज़न बेस पे आता है एग्ज़ाम, और 45 सीधे पूछ लिया जाता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कहाँ दिया हुआ है, तो 45 में दिया हुआ है, ठीक है। अब 45 में हमारा क्या दिया हुआ है? ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। देखिए इसमें क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट और आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग of foreign law, science, art, identity, handwriting, finger impression are relevant fact। मतलब केस है, केस के मतलब उस केस में अगर कोई भी एज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अगर हमको फॉरेन लॉ से रिलेटेड आता है, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग या फिंगर इम्प्रेशंस, मतलब जो उस पार्टी डिस्प्यूटेड है वो नहीं प्रूव कर सकती इसको, ठीक है, तो वो हम किसी तीसरे पर्सन से प्रूव कराएंगे, और वो तीसरा पर्सन कौन होगा? वो होगा एक्सपर्ट, ठीक। जैसे भाई फॉरेन लॉ जो है ये हमारे दोनों पार्टी को तो आएगा नहीं, जो नॉर्मल सी पार्टीज़ हैं उनको फॉरेन लॉ के बारे में क्या पता, नहीं पता होता ना, तो हम फॉरेन लॉ के लिए एक्सपर्ट का हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वही एक्सपर्ट की बात 45 में की गई है कि ये जो मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइंस के बारे में नॉर्मली नहीं पता होता, आर्ट के बारे में नहीं पता होता, हैंड राइटिंग किसने लेटर लिखा है, तो जिसने लिखा है जिसने नहीं लिखा है वो सच झूठ सब बताते रहते हैं, लेकिन हम हैंड राइटिंग की जो आइडेंटिटी है वो भी हम एक्सपर्ट से के ओपिनियन से उसको मतलब देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और इन जगहों पे अगर कोई भी एक्सपर्ट हमको ओपिनियन देता, मतलब हमको नहीं यानी उस केस में ओपिनियन देता है, तो वो चीज़ रेलिवेंट होती है, ठीक। एज अ थर्ड पार्टी वो चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं किसी भी केस के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट है इज़ नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ठीक। मतलब जो एक्सपर्ट यहाँ पे ओपिनियन देगा अपने लिए, मतलब अपने बिहाफ पे अगर कुछ बताता है, तो वो एक मतलब एक बेस्ट काइंड ऑफ एविडेंस नहीं है, उसको हम एज अ एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते, बट वो कोरोबरेशन के लिए बाकायदा यूज़ हो सकता है, मतलब उसको कोरोबरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन 45 में इतना ही है, ठीक है। और देखिए इससे जो रेलिवेंट जो रीड विथ होता है वो है सेक्शन 293 ऑफ CRPC, जहाँ पे हमको कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट की लिस्ट बताई गई है। 293 ऑफ CRPC, ठीक है, वो याद है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके साथ हमको 293 ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ साइंटिफिक एक्सपर्ट का दिया गया है जिनकी ओपिनियन एडमिसिबल है एज ए एविडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक केस है पियारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पियारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो ये कुछ केसेस हैं जो हमारे ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट से रिलेटेड प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का केस है, और ये केस एक्सपर्ट से रिलेटेड है। एग्जाम में तो ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको नाम दे देंगे ये किससे रिलेटेड है, तो वो एक्सपर्ट से रिलेटेड है, आप शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सेक्शन 45 से एक देखिए बहुत ज़्यादा जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ये भी है कि जो स्नाइपर डॉग होता है या ट्रेन डॉग, मतलब स्नाइपर डॉग वही डॉग है जो नॉर्मली पुलिस हैं, CBI हैं या जो अपने साथ रखते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है। तो ये कहीं कहीं एग्ज़ाम में आपको हेयर्स एविडेंस भी मिलेगा, और कहीं कहीं इसको साइंटिफिक एविडेंस के रूप में भी बताया गया है। तो कोशिश करिएगा कि अगर 45 आता है तो साइंटिफिक एविडेंस ही लगाइएगा, क्योंकि ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया था, और एक बहुत से एग्ज़ाम में इसको साइंटिफिक एविडेंस ही माना गया है, ठीक है। तो जो स्नाइपर डॉग का जो एविडेंस होता है अंडर सेक्शन 45 में ही इसको लिया जाता है, और ये एज ए साइंटिफिक एविडेंस वर्क करता है।
फिर हम आ जाते हैं सेक्शन अपने 45A में। ये कब एडेड हुआ? सेक्शन 2019 में। ठीक, इसमें क्या है? ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। सेक्शन 46 में क्या है? फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ द सपोर्ट और आर इनकंसिस्टेंट विद द ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट। मतलब सेक्शन 46 में ये बताया गया है, नॉर्मली ये कहता है ये कि फैक्ट जो कि रेलिवेंट नहीं है वो कब रेलिवेंट हो जाएंगे। ठीक, वो कब रेलिवेंट हो जाएंगे? जब वो ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट को सपोर्ट करेंगे या उनके अगेंस्ट में रहेंगे। ठीक है, मतलब एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कोई भी फैक्ट पे, अगर वो फैक्ट पहले रिलाई नहीं कर रहा था, लेकिन वो तब करने लगेगा जब उस एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसको या तो सपोर्ट करे या तो इनकंसिस्टेंट, मतलब कि मना करे या उसको रिस्ट्रिक्ट करे, तो वो रेलिवेंट हो जाता है अंडर 46 के बिहाफ पे। ठीक है, उसको एज अ कोरोबरेशन और कंट्राडिक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं, जो कि 145 और सेक्शन 157 में हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है सेक्शन 47 क्या है? ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। ये सेक्शन बहुत पूछा जाता है प्री में कि हैंड राइटिंग का जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो कहाँ दिया गया है, तो वो हमें 47 में है और ये रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, इसमें इतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये रेलिवेंट फैक्ट है। और हैंड राइटिंग आपको पता ही है कि कोई लेटर लिखा है, अगर उसको पहचानने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, या साइन है, मतलब ये जो चीज़ें रिटन होती हैं, नॉर्मली ओरल नहीं रिटन, वो चीज़ें हमारे 47 के अंदर रेलिवेंट हो जाती हैं अगर कोई एक्सपर्ट इसका शिनाख्त करता है या मतलब इसको अपना ओपिनियन देता है इस केस पे। ठीक है, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं। फिर हमारा आता है 47A। 47A क्या है? ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। यहाँ पे सिग्नेचर की बात आ गई। ठीक है, अब जब सिग्नेचर है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भाई 1872 में तो था नहीं, तो ये एडिट कब से हुआ? 2000 में। ठीक है, ये जो भी अमेंडमेंट है ये आप अलग से लिख लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ओपिनियन है एक्सपर्ट का, वो कब रेलिवेंट होगा? तो कब रेलिवेंट होगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक, मतलब एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सर्टिफाई करे कि हाँ ये सच है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ये सर्टिफाइड है, तो वो रेलिवेंट होता है। फिर सेक्शन 48 में क्या है कि ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम्स। यहाँ पे राइट कस्टम्स की बात की गई है, कब रेलिवेंट है? सेक्शन 48 में। ये सारे ही प्रोविज़न बेस पे आते हैं क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स याद करने हैं, जैसे कि इसमें राइट्स, कस्टम्स। ठीक, यहाँ पे हमको क्या याद करना है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो इसको कोशिश करिए कि रिवाइज करते रहने से ही हमको याद होगा। सेक्शन 49 हमारा यूसेज की बात करता है, टीनेंट की बात करता है व्हेन रेलिवेंट। मतलब ओपिनियन अगर हमको कोई यूसेज देता है या कस्टम्स देता है या टीनेंट्स देता है, तो वो कब रेलिवेंट होगा? ये हमारे सेक्शन 49 के अंदर बताया गया है। फिर सेक्शन 50 ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। रिलेशनशिप के ऊपर ओपिनियन अगर दिया गया है तो वो कब रेलिवेंट होता है? वो सेक्शन 50 के अंदर बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट वो होना चाहिए जिसको स्पेशल नॉलेज हो, किसके बारे में नॉलेज हो? मैरिज के बारे में नॉलेज हो या रिलेशनशिप के बारे में नॉलेज हो, तो उसका जो ओपिनियन होगा वो एज अ ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप रेलिवेंट होता है अंडर सेक्शन 50। यहाँ पे नॉर्मली हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 50 में ये दिया हुआ है। फिर आता है हमारा सेक्शन 51 में क्या है? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन व्हेन रेलिवेंट। यहाँ पे ओपिनियन का ही ग्राउंड दिया हुआ है कि वो कब रेलिवेंट होते हैं। तो वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलिवेंट, द ग्राउंड ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलिवेंट। ठीक, मतलब अगर कोई भी
ओपिनियन दिया जाता है जो कि लिविंग पर्सन से रिलेटेड है वो रेलिवेंट होगा, और जिस ग्राउंड पे वो दिया जा रहा है, जिस ग्राउंड के बेस पर वो ओपिनियन दिया जा रहा है, ठीक है, जिस ग्राउंड के बेस पे वो ओपिनियन दिया जा रहा है वो भी रेलिवेंट होता है अंडर सेक्शन 51। ठीक, नॉर्मली अगर हम एक तरफ से देखें तो हमारे सेक्शन 5 से लेके 55 तक बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ब्रॉड सेंस में बताया गया कि क्या क्या रेलिवेंट होता है। तो ऐसे बहुत ही कम चीज़ें मिलेंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमारे केस से रिलेटेड रेलिवेंट नहीं है। नहीं तो हमको 5 से लेके 55 तक ऐसा मतलब इनफ चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने केस में एज अ रेलिवेंट फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आज सेक्शन 51 तक ख़त्म कर लिया, मतलब एक हमारा कोर पूरा हो गया है। अब आता है हमारा कैरेक्टर वन रेलिवेंट। ठीक, तो कैरेक्टर वन, अब इसमें पहले तो यही क्वेश्चन बन गया कि कैरेक्टर जो है वो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ से कहाँ तक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक है 50 to 55। ठीक, यानी 52 से लेकर 55 तक हमारा कैरेक्टर बताया गया है। सबसे पहले तो बात यह है कि कैरेक्टर जो होता है वो किसी भी केस के लिए, यानी सिविल हो या क्रिमिनल हो, इररेलेवेंट है। ठीक, हम कैरेक्टर के बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं, ना नॉर्मल लाइफ में ना कोर्ट लाइफ में, ये तो सीधी सी बात है। बट ये कब रेलिवेंट हो जाता है ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। ठीक है, देखिए हमारे 52 से 55 में बताया गया है। तो 52 सिविल केसेस में है। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी यही बात हो रही है कि सिविल केसेस में जो है वो अगर कैरेक्टर के बारे में कंडक्ट को प्रूव कर रहा है कुछ तो वो इररेलेवेंट होता है। ठीक, इररेलेवेंट होता है एक्सेप्ट इन सो फॉर एस कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जनरल जो रूल है वो तो यही है कि सिविल केसेस में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इररेलेवेंट होते हैं, पर कब रेलिवेंट हो जाएंगे जब ये फैक्ट को ही अदरवाइज, मतलब फैक्ट जो हमारा जो डिस्प्यूट है वो ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर ही है। ठीक, तब वो रेलिवेंट हो जाते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है वो यही है। फिर सेक्शन 3 में है क्रिमिनल केसेस में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट होता है, यानी इन जो एक्यूज्ड है या जो ऑफेंडर है अगर उसका प्रीवियस यानी उस ऑफेंस को करने से पहले अगर उसका कोई गुड कैरेक्टर है या उसका जो काइंडनेस था वो चीज़ें रेलिवेंट हो जाती हैं, यानी उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा था और ये ऐसा काम नहीं कर सकता है इन क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो 53 इसके बारे में कहता है। फिर 53A, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये ऐड कब हुआ, तो ये कब ऐड हुआ सेक्शन 2013 में निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट आया उसके बाद ही ये सेक्शंस ऐड हुआ। और ये फर्दर जो इसका जो अमेंडमेंट था वो कब हुआ, सेक्शन 2018 में। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है कि एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। मतलब सबसे पहले तो यहाँ बता दें कि ये चीज़ें सेक्सुअल ऑफेंसेस से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि 354 आउटरीच ऑफ द मॉडेस्टी एंड 376 के जितने भी रूल हैं यानी रेप। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सेक्शन 53A में अगर विक्टिम का कोई भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है तो वो चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं सेक्शन 53A के बिहाव पर। और ये एक बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसको मतलब बहुत मिसयूज़ करते थे, जब ये नहीं था तो बहुत पहले मिसयूज़ भी होता था इसका, लेकिन इसके आने के बाद काफ़ी ठीक है। मतलब कि अगर तो इसका नॉर्मल सा यही है कि आप समझ जाइए कि जो पर्सन का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है विद एनी पर्सन वो इररेलेवेंट होता है। ठीक, और इसमें ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कंसेंट जो है वो नहीं दिया गया था विक्टिम के द्वारा। तो 53A है और ये इसका अमेंडमेंट ही पूछा जाता है और ये पूछा था कि ये किससे रिलेटेड था। तो आप बस इसका एक जो कीवर्ड है वो 354 376 याद कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक, और इसमें एक्यूज्ड की कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, इसमें विक्टिम के कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक, एक्यूज्ड की कैरेक्टर हमने क्रिमिनल केस आगे देख लिया, इसमें विक्टिम का कैरेक्टर हो रहा है कि विक्टिम का कैरेक्टर इररेलेवेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन
54 में क्या है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। मतलब क्रिमिनल केस में सबसे पहले तो गुड कैरेक्टर हमारा रेलिवेंट था, ठीक। अब बैड कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि जो बैड कैरेक्टर है वो हमारे क्रिमिनल केस में इररेलेवेंट होते हैं, रेलिवेंट नहीं है कि पहले कैसा था इंसान, लेकिन वो कब रेलिवेंट हो जाता है, जब रिप्लाई किया गया हो। मतलब जब सामने खुद, मतलब एक्यूज्ड खुद से ही कह रहा है कि हाँ मैं पहले बहुत अच्छा था इन क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ पे बैड कैरेक्टर फिर भाई अगला प्रूफ करेगा कि नहीं तुम नहीं अच्छे थे। मतलब यहाँ पे यही है कि भाई साहब मेरा मुंह ना खुलवाओ, आप कैसे थे, आप कैसे नहीं थे। तो वो यहाँ का आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा कि एक्सेप्ट इन रिप्लाई, जब तक कोई भी रिप्लाई सामने से ना आए तब तक बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है। सेक्शन 54 में यही बताया गया है, और ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, सिविल से नहीं, ठीक। ये क्रिमिनल केस से रिलेटेड है। फिर देखिए इसको जो एक्सप्लेनेशन 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। अगर बैड कैरेक्टर के बिहाफ पर कोई भी प्रीवियस कन्विक्शन दिया गया है किसी को, ठीक, और वो फिर से कोर्ट ऑफ लॉ में एज एक्यूज आता है, तो वो चीज़ रेलिवेंट हो जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में, ठीक। यही पढ़े थे ना कि वहाँ भी प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट था, तो वो चीज़ें यहाँ भी एज इट इज़ है। फिर आता है हमारा 55 में क्या है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज इन सिविल केसेस, the fact that the character of any person in such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant। मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि कैरेक्टर को ही डैमेज कर रहा है, जो कि अफेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें भी रेलिवेंट हो जाती हैं सिविल केसेस में। अंडर सेक्शन 55 में ये बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर इंक्लूड्स बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कैरेक्टर को क्या क्या, मतलब कैरेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला होता है रेपुटेशन, दूसरा होता है डिस्पोजिशन, ठीक है। फिर सेक्शन 55 में बस इसका नॉर्मल सा ये है जो कि प्री में पूछा जाता है। मेंस में इसका जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ब्रॉड सेंस में, लेकिन प्री के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ स्टिक पेपर्स हैं, जैसे कि द एविडेंस ऑफ गुड और बैड कैरेक्टर ऑफ द डिफेंडेंट इज इररेलेवेंट टू डैमेज बट कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ इज रेलिवेंट, ठीक। मतलब डिफेंडेंट का जो है वो अच्छा हो बुरा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्लेंटिफ का कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्लेंटिफ खुद ही बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ये हुआ, ठीक। वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम अपने प्लेंट में भी इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा कहाँ तक हो गया ख़त्म, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। हमने सेक्शन 55 तक आज तक मतलब आज ख़त्म कर लिया है। अब कल हम फिर से अपने पार्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए। सो थैंक यू, एंड आज के लिए इतना ही। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू।